चलो भाई ध्यान दो। लास्ट क्लास में मतलब आज तक जिन लोगों का जो क्वेश्चन आया है उन सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था क्या? क्वेश्चन नंबर E2 हो गया था सर। हो गया था पक्का? हाँ। चलो ठीक है, तो हो गया था तो इस चीज को छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से इसको डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर E2 के बाद ये सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दे रखा, एक सेकंड। हाँ, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है उसमें मेंशन किया है, मेरे बड़ा कर लिया है। Which of the following compounds have restricted rotation and out of which can show geometrical isomerism? किसमें किसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर है? तो पहले एक चीज ये डिस्कस कर लेते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर वाला पार्ट किसमें है, उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर वाले पार्ट को हम ये पिंक वाले पेन से मेंशन कर रहे हैं और ग्रीन पेन वाले पार्ट से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट को मेंशन कर देंगे। तो पहले में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर होगा क्योंकि सारे कार्बन वाले पार्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो डेफिनेटली वहां पे बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल नहीं है, पहला। दूसरे में रिंग है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर होगा। तीसरे में एक डबल बॉन्ड दे रखा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर होगा। चौथे में डबल बॉन्ड दे रखा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर होगा। पांचवें में डबल बॉन्ड दे रखा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर होगा। सिक्स में डबल बॉन्ड दे रखा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर होगा। सेवेंथ में और एट्थ में भी 5 बॉन्ड से मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर सब में है। और जब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो पहले वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बेंजीन में एक ही एटम है। यहाँ पे दो एटम होता है तब हम लोग रिलेटिव डिस्टेंस की बात कर सकते हैं। अगर एक एटम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक सेकंड को कलर चेंज कर दे रहे थोड़ा, ठीक है। एक अगर एटम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरे वाले केस में जिस कार्बन पे क्लोरीन है वहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन, नीचे वाले कार्बन पे भी क्लोरीन और हाइड्रोजन दे रखा। तो अगर दोनों में क्लोरीन हाइड्रोजन वाला पार्ट दे रखा है इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला पार्ट आराम से पॉसिबल होगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड वाले केस को अगर कंसिडर करें तो कार्बन के ऊपर Cl और H है, दूसरे कार्बन के ऊपर भी Cl और H है। तो इसका मतलब पहला कंडीशन तो फॉलो हो गया था, दूसरा कंडीशन फॉलो हो गया, मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। फोर्थ वाले केस में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, फिर उसके बाद पीएच वाला पार्ट है। तो इस डबल बॉन्ड के अलाउंग नाइट्रोजन के दो अलग अलग ग्रुप्स, इस तरह का क्वेश्चन कराया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में डबल बॉन्ड के अलाउंग जो राइट साइड वाला कार्बन दिख रहा है उस राइट साइड वाले कार्बन में CH3 होल्ड वाइज दे रखा है, मतलब CH3 के ही 2 यूनिट्स दे रखे हैं। अगर CH3 के 2 यूनिट दे रखे हैं तो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पाएगा, सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं होगा, तो छोड़ सकते हैं। 6 नंबर वाले पार्ट में भी कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का, इसको भी छोड़ सकते हैं। सेवेंथ वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा, कार्बन के ऊपर HCH3, कार्बन के ऊपर HCH3 मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन शायद सॉल्व कराया था, नहीं भी कराया तो देख लो। लीनियर शेप है, जो कार्बन है पहला उस पे एक ही ग्रुप है, दूसरे साइड में भी एक ही ग्रुप है, मतलब हमेशा लीनियर शेप होगा। अगर लीनियर शेप है तो एटम्स का रिलेटिव डिस्टेंस हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे, मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। किसी को भी अगर क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है तो आराम से सवाल पूछ लो। सर फर्स्ट में क्या बताए थे? क्या फर्स्ट में? 2 का 1, 2 का 1। 2 के 1 वाले पार्ट में ऐसा मेंशन किया है कि एक बेंजीन रिंग दे रखा है। तो अगर एक बेंजीन रिंग वाला पार्ट दे रखा तो उस केस में जो हम लोग के ऊपर यहाँ क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन है, यहाँ पे दूसरा कोई एटम है क्या? तो अगर दूसरा एटम नहीं है तो किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? और साथ ही साथ पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, तो प्लेनर का मतलब हमेशा क्लोरीन उसी प्लेन में रहेगा, तो प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे रिलेटिव डिस्टेंस कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हमेशा एटम इसी फिक्स पोजीशन में होगा, इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 किसी का दिया हुआ है, सवाल तो देख के ठीक ठीक लग रहा। कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी फॉर द रिएक्शन लिथियम प्लस Cl माइनस LiCl सॉलिड। अच्छा ठीक है, लैटिस एनर्जी कंपेयर करने बोला है। तो लैटिस एनर्जी जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो बेसिकली एक कटायन और अनायन का सिंगल पार्ट जो गैसियस फॉर्म में है, तो गैसियस फॉर्म वाला पार्ट जब अपने आप को सॉलिड अरेंजमेंट में कन्वर्ट करता है तब उस केस में हम लोग आराम से लैटिस एनर्जी वाले पार्ट का टर्म यूज कर सकते हैं। जैसे अगर गैस वाला पार्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगा
तो खुद से सोच सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग के पास सॉलिड में होता है। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्टेबल सिस्टम, और जितना स्टेबल सिस्टम उतना लोअर एनर्जी पे एग्जिस्ट करेगा। तो अगर सॉलिड वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे है, गैस वाला पार्ट हाइयर एनर्जी पे है, तो हाइयर एनर्जी से जब लोअर पे जाएंगे तो उस केस में कुछ ना कुछ एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलेगा, और जो एनर्जी बाहर निकलेगा उसी चीज को हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि जब गैसियस आयंस सॉलिड लैटिस में कन्वर्ट होंगे, मतलब लैटिस का फॉर्मेशन कराएंगे, तो लैटिस का फॉर्मेशन के टाइम पे एक मोल लैटिस के फॉर्मेशन के टाइम पे जितना एनर्जी लिबरेट होता है उस चीज को हम लोग आराम से लैटिस एनर्जी बोलते हुए काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को ये डायग्राम वाला पार्ट डिस्कस करना होता है, तो लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन करना होता है, तो हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल वाले पार्ट को यूज करके चलते हैं। और उसमें करना कुछ नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को उस जगह पे पहुंचना होता है, जो कि हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में शायद डिस्कस भी किए थे एक दो क्वेश्चन में। लिथियम वाले पार्ट को जब Cl2 के साथ कंबाइन करेंगे तो उस केस में LiCl सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये जो पूरे कंपाउंड का फॉर्मेशन होना है, इस कंपाउंड के फॉर्मेशन के टाइम पे जैसे एक चीज है, लिथियम वाला पार्ट सॉलिड के फॉर्म में है, Cl2 वाला पार्ट गैसेस फॉर्म में, हाफ मोल कंसिडर कर सकते हैं हम लोग आराम से। तो इसमें होगा क्या कि अगर हम लोग जो थर्मोकेमिस्ट्री में कुछ बेसिक टर्म्स थे उन सबको कंसिडर करें, तो उसके हिसाब से जब हम लोग प्रोडक्ट के एक मोल का फॉर्मेशन कराते हैं फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन एलिमेंटल फॉर्म, तो LiCl के एक मोल का फॉर्मेशन करा रहा है लिथियम वाले पार्ट से और Cl2 वाले पार्ट से। लिथियम का एक मोल दे रखा और Cl2 वाले पार्ट का हम लोग के पास हाफ मोल दे रखा। तो LiCl के फॉर्मेशन के लिए हम लोग लिथियम का एलिमेंटल फॉर्म यूज कर रहे हैं, क्लोरीन का एलिमेंटल फॉर्म मतलब नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेट Cl2 यूज करते हुए चल रहा है। तो इसका मतलब इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा तो उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन आराम से बोल सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस डायरेक्टली तो नहीं हो सकता। डायरेक्टली नहीं हो सकने का मतलब लिथियम वाला पार्ट Li प्लस में कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक कि इसको हम लोग गैसेस फॉर्म में ना डालें, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन अगर हम लोग कंसिडर करें उसमें ऐसा बोला जाता है कि गैसियस कंपाउंड से या फिर गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन हटाने में जितना एनर्जी लगता है दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब तक हम लोग एलिमेंट को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग वहां पे कभी भी आयोनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट का टर्म यूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम लोगों को लिथियम वाले पार्ट को सॉलिड वाले पार्ट से लिथियम गैस में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके फिर हम लोग यहाँ से Li प्लस का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो Li प्लस तो गैसेस फॉर्म नहीं रहेगा, पहला चीज। दूसरा, अगर हम लोग क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज बनाना चाहते हैं तो माइनस चार्ज बनाने में भी सेम कंडीशन है, गैसियस एटम के ऊपर ही हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। तो खैर क्लोरीन गैसेस फॉर्म में है तो, लेकिन एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, एटम के फॉर्म में नहीं है। तो पहले तो इसको क्लोरीन एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हाफ Cl2 है, तो जब उसको ब्रेक करेंगे तो Cl मिल जाएगा। फिर उसके बाद Cl वाले पार्ट से हम लोग Cl माइनस में आराम से जा सकते हैं। तो ये जो Li प्लस और Cl माइनस है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग सीधा LiCl सॉलिड वाले पार्ट पे चले जाएंगे। उसमें जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स में सबसे ऊपर वाले पार्ट पे तो मेंशन कर दिया डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन, पहला चीज। दूसरा, जब सॉलिड से गैस में कन्वर्जन करते हैं हम लोग एलिमेंट्स का, तो सॉलिड से गैस का कन्वर्जन, इसका मतलब हम लोग आराम से सब्लिमेशन प्रोसेस की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा H सब्लिमेशन वर्ड आराम से लगा सकते हैं। और क्योंकि लिथियम का एक मोल है तो 1 इंटू डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन बोल सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, लिथियम से हम लोग लिथियम प्लस में जा रहे हैं, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, तो उस केस में डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी या सिंपली आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड लगा सकते थे। और एक ही मोल लिथियम है तो 1 इंटू डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी कंसिडर कर लिया, लिथियम प्लस बन गया। फिर Cl2 की बात करते हैं, तो Cl2 को ब्रेक करके हम लोग Cl बना रहे हैं, मतलब बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। अगर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो हम लोग बॉन्ड एनर्जी के बराबर का वैल्यू देंगे। तो इस केस में डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी बोलो या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलो, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हुआ चीज को डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे हाफ मोल Cl2 को ब्रेक कर रहे हैं, एक को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में टोटल जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो हाफ इंटू डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। फिर Cl मिल गया, और Cl में एक नेगेटिव चार्ज ऐड किए,
तो जब एक एटम पे नेगेटिव चार्ज ऐड करते हैं तो हम लोग टर्म यूज करते हैं वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला पार्ट। तो उस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के में काम कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। एक क्लोरीन एटम है तो डेल्टा एच बोल दिया। और Li प्लस Cl माइनस के गैसियस फॉर्म को जब हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से लैटिस एनर्जी वाला पार्ट आराम से कंसिडर कर लिया है। तो शायद याद होगा तुम लोग, एक चीज बताया था, हमेशा इस डायग्राम के तरह से काम करो, जैसे करना कुछ नहीं होता, कोई एक स्टेट माना करो ए और कोई दूसरा स्टेट फाइनली बी मान लिया करो, और स्टेट ए से बी दो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, दो डिफरेंट तरीके हैं, उनसे आराम से मूव किया जा सकता है। आराम से मूव करने का मतलब कि हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, ए से बी में जा रहे तो पाथ 1 से गए या फिर पाथ 2 से गए, किसी भी पाथ से जाएंगे, जो डेल्टा एच वाला पार्ट है, इंथैल्पी चेंज वाला पार्ट है, वो दोनों पाथ एग्जैक्टली बराबर होगा, क्योंकि इंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। तो अगर इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है तो स्टेट 1 पे मतलब ए पे और स्टेट बी पे वैल्यूज बिल्कुल फिक्स होंगे, वो चेंज नहीं होने वाले। तो हम लोग किसी भी पाथ से जाएं तो जो डेल्टा एच होगा वो एग्जैक्टली आपस में बराबर होगा। तो हम लोग डायरेक्टली जो रेड वाला पार्ट है उस रेड वाले पाथ से चले गए स्टेट ए से बी में, तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू है पूरा का पूरा, जो नीचे का डायरेक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब दूसरे साइड से एरो बना रहे हैं, मतलब ब्लू कलर से उसको मेंशन कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से होते हुए फिर हम लोग आगे के डायरेक्शन में बढ़े हैं। तो दोनों पाथ में डेल्टा एच का वैल्यू एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो हम उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम केवल उस वैल्यू को मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है ये डायरेक्टली हम लोग यूज कर रहे थे, तो ऊपर से डायरेक्टली गए तो जो डेल्टा एच होगा वही चीज नीचे से दूसरे डायरेक्शन से जाते वक्त भी होना चाहिए, मतलब जो ब्लू वाला डायरेक्शन था उससे भी होना चाहिए। तो ब्लू वाले डायरेक्शन में डेल्टा एच सब्लिमेशन है, प्लस डेल्टा एच आयनेशन एनर्जी है, प्लस हाफ इंटू डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन वाला पार्ट है, उसके अलावा लैटिस एनर्जी वाला पार्ट है। तो जैसे सवाल में वैल्यू डेफिनेटली दे रखे होंगे, देख लेते हैं इस चीज को आगे। सवाल, हाँ, सवाल में दे रखा है ये वैल्यू, डेल्टा एच सब्लिमेशन दे रखा सबसे पहला पार्ट, तो लिथियम का सब्लिमेशन वाला पार्ट तो निकल के आ गया। डेल्टा एच डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन Cl2 का दे रखा। तो इसके बाद आयनेशन पोटेंशियल, वैसे आयनेशन पोटेंशियल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, आयनेशन एनर्जी वर्ड यूज करना चाहिए तो ज्यादा बेटर है, बट ठीक है, हम लोग उसको सिमिलर टाइप का कंसिडर कर सकते हैं। तो डेल्टा एच आयनेशन एनर्जी दे रखा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू दे रखा, और डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ LiCl दे रखा है। तो इन पूरे पार्ट को जब हम लोग देखेंगे तो डेल्टा एच सब्लिमेशन दे रखा था, आयनेशन एनर्जी दे रखा था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखा था, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन दे रखा था, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन दे रखा था। लैटिस एनर्जी वाला पार्ट कैलकुलेट करना होगा। तो न्यूमेरिकल पार्ट खुद से एक बार ट्राई करके देखना, अगर फिर भी नहीं बनेगा तो वापस से सवाल को अगले दिन डिस्कस कर लेंगे। और इसमें यूनिट्स का ध्यान रखना, ऑल इन किलो जूल दे रखा है, तो अपना जो आंसर है वो भी किलो जूल के फॉर्म में कंसिडर करते हुए आराम से काम कर सकते हैं, इसी का थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा सवाल है, वैसे डिसेंट सवाल है। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर कंसिडर करें तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस H2O एट 298 केल्विन इज, और तुम लोग का स्क्रीन पे ठीक ठीक दिखाई दे रहा है क्या? जूम करके देख लेना खुद से भी क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस H2O एट 298 केल्विन इज -241.82 किलोजूल पर मोल, ठीक है। कैलकुलेट डेल्टा H नॉट at 373 Kelvin given the following values of molar heat capacity at constant pressure। H2O का वैल्यू दे रखा, H2 का वैल्यू दे रखा और O2 वाले पार्ट का वैल्यू दे रखा। ठीक है, सवाल तो डिसेंट है, लेकिन एक्चुअल में जिस चीज को यूज करने का पार्ट है ये, वो मेरे हिसाब से ज्यादा काम का नहीं होता, सिलेबस में कंसिडर करने लायक नहीं होता है। एक बार सवाल पढ़ना तो एक बार सवाल पढ़ लो खुद से, पहले एक बार ढंग से सवाल पढ़ लो, फिर डिस्कशन करते हैं इसका। ऐप में खुद से जूम करके भी क्वेश्चन देख लेना ढंग से। बाकी जो डाउट डिस्कशन में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको रीड करके रखा करो, उनको खुद से भी ट्राई करते रहा करो, ताकि पहले से भी क्वेश्चन एक बार देख करके रखो, डिस्कशन करना हम लोग के लिए आसान हो जाए। जैसे अंकुर सर से डिस्कशन हो रहा था तो वो भी इसी बोले थे, तो पहले खुद से ही सॉल्व करके देखो, अगर खुद से तुम लोग में से किसी से सवाल का जवाब बन गया, मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ, तो उसको ग्रुप में डाल दिया करो, और नहीं तो फिर हम लोग डिस्कशन तो करेंगे।
चलो ध्यान दो सवाल में। जैसे सवाल में स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस H2O दे रखा है, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस H2O, तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला है मतलब हम लोग 1 मोल H2O का फॉर्मेशन कराएंगे फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स या फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एलिमेंटल फॉर्म। तो H2O के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन वाले पार्ट का एलिमेंटल फॉर्म H2 है और ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म O2 है, दोनों गैसेस फॉर्म में दे रखा। तो उस केस में बैलेंसिंग के लिए हम लोग हाफ वाला पार्ट कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, और सवाल में डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन वाला पार्ट दे रखा है। तो हम लोग एक और कंसिडरेशन लेकर के चलते हैं नॉर्मली। जैसे तुम लोग एक टर्म यूज किया था, बोला भी था ये ज्यादा काम का नहीं होता, बहुत रेयरली इस पे सवाल पूछे जाएंगे, और एक्चुअल में एडवांस के सिलेबस में मेरे हिसाब से नहीं है। किरचॉफ इक्वेशन वाला पार्ट, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू Cp ऑफ रिएक्शन। एक ये इक्वेशन बताया था किरचॉफ इक्वेशन में, और दूसरा इक्वेशन सिमिलर टाइप का था, डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू Cv ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे सवाल में शुरुआत में ऐसा मेंशन किया है यहाँ पे कि जो रिएक्शन है उस चीज को हम लोग 298 केल्विन वाले पार्ट पे कैलकुलेट किया, फिर बाद में हम लोग को 373 वाले पार्ट पे कैलकुलेशन करना है, तो टेम्परेचर को चेंज किया गया है। इन जनरल जो हम लोग आइडियल केसेस में Cp या Cv का वैल्यू होता है उसको टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट मानते हैं, एक्चुअल में नहीं होता बट टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट मानते हैं। इनफैक्ट जो ये है डेल्टा एच वाला पार्ट है वो भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इस चीज को थोड़ा बहुत हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी देखेंगे और पहले भी डिस्कस किए थे, लेकिन एक्चुअल में टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होता, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट वैल्यूज ही होते हैं। तो इस चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखना होता है कि हम लोग किरचॉफ इक्वेशन को यूज करके अलग अलग टेम्परेचर पे भी आराम से डेल्टा एच का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे सवाल में बोला है कैलकुलेट डेल्टा एच, तो डेल्टा एच कैलकुलेट करने बोला है, तो इसका मतलब Cp वाले पार्ट को यूज करते हुए चलेंगे। डेल्टा एच इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी, तो Cp वाला पार्ट देना जरूरी था, तो इसलिए हम लोग किरचॉफ इक्वेशन में ये पहला वाला वैल्यू यूज करके चलेंगे। तो इसमें जैसे 2-3 चीजें हैं। पहला चीज तो ये कि डेल्टा H1 तो दे रखा है अपने पास डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन के फॉर्म में, तो उस चीज को तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन हो गया पहला चीज। दूसरा T2 टेम्परेचर 373 केल्विन दे रखा, T1 टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा, तो ये नीचे के दो वैल्यूज तो मालूम है। और Cp ऑफ रिएक्शन, तो एक जनरल चीज बताया था, जब भी कोई टर्म को रिएक्शन के लिए कंसिडर करना है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाले पार्ट का समेशन यूज करते हैं। तो Cp ऑफ रिएक्शन का मतलब हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, मान लो कोई एक जनरल रिएक्शन है ऐसा, AA प्लस BB प्रोडक्ट वाले पार्ट में CC प्लस DD, तो Cp ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि A का Cp अगर Ca लेके चलते हैं, B का वाला पार्ट Cb लेके चलते हैं, C वाले पार्ट में Cc और लास्ट वाले केस में CD, तो Cp ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट के साइड में सारे के सारे हीट कैपेसिटी का समेशन माइनस रिएक्टेंट वाले पार्ट के हीट कैपेसिटी का समेशन, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल c इनटू हीट कैपेसिटी ऑफ C मतलब Cc प्लस stoichiometric coefficient of D plus small d into heat capacity of D CD। ये तो प्रोडक्ट के साइड का वैल्यू हो गया, माइनस रिएक्टेंट के साइड में stoichiometric coefficient A into C of A प्लस दूसरे वाले पार्ट में B into C of B आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के साइड के stoichiometric coefficient वाले पार्ट के साथ साथ Cp का वैल्यू माइनस रिएक्टेंट वाले साइड के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के वैल्यू के से एसोसिएटेड C वाले पार्ट का वैल्यू मतलब हीट कैपेसिटी का वैल्यू। अगर डेल्टा जी कैलकुलेट करना होता तो C इंटू डेल्टा जी ऑफ C प्लस D इंटू डेल्टा जी ऑफ D माइनस A इंटू डेल्टा जी ऑफ A इंटू G ऑफ A प्लस D इंटू G ऑफ D। अगर इंट्रॉपी कैलकुलेट करना होता तो C इंटू इंट्रॉपी ऑफ C प्लस D इंटू इंट्रॉपी ऑफ D माइनस A इंटू इंट्रॉपी ऑफ A प्लस B इंटू इंट्रॉपी ऑफ D। जो कैलकुलेट करना है इस टाइप से आराम से रिलेट किया जा सकता है, पहला चीज। तो जैसे अगर अपना सवाल जो दे रखा ये H2 वाला पार्ट, अगर इसके लिए कैलकुलेशन करें हम लोग तो मेरे हिसाब से ऐसा इक्वेशन लिखा जा सकता है कि H2O का कोफिशिएंट 1 है, O2 का हाफ है
और H2O का भी 1 है, तो Cp ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट 1, मतलब प्रोडक्ट के साइड को पहले कैलकुलेट करेंगे, Cp ऑफ H2O कंसीडर कर सकते थे, माइनस रिएक्टेंट वाले पार्ट को यूज करेंगे तो कोफिशिएंट 1 इनटू Cp ऑफ H2, प्लस इसके अलावा हम लोग आराम से हाफ इनटू Cp ऑफ O2 वाला पार्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से Cp ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगा। चाहिए क्या अपने को? Cp ऑफ H2O, Cp ऑफ H2, Cp ऑफ O2। तो देख लेते हैं सवाल को। सवाल में लास्ट में मेंशन किया है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ H2O। H2O दे रखा, H2 दे रखा, O2 दे रखा, तो वो तीनों वैल्यूज दे रखे हैं। मतलब ये जो तीन वैल्यूज अभी ब्लू कलर से कैलकुलेट किया था नीचे, ये तीनों वैल्यूज दे रखे, यहाँ से Cp ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगा, तो Cp ऑफ रिएक्शन भी निकल के आ गया। बाकी क्या क्या था अपने पास? तो पहले वाले क्वेश्चन में या फिर पहले वाले क्वेश्चन में डेल्टा H2 निकालना है, डेल्टा H1 मालूम है, T2 T1 मालूम है, Cp ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया। तो इस सवाल को यहाँ से आराम से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो PDF तुम लोग को भेज देंगे, बस तुम लोग को क्वेश्चन का हिंट दे रहे हैं, क्वेश्चन ट्राई करके देखना, खुद से एक बार सॉल्व करके देखना, आराम से इसी पर डिस्कशन हम लोग बाद में वापस से कर लेंगे अगर फिर भी सवाल नहीं बनता है तो। बाकी हिंट अगर देखना होगा तो फिर से इस स्लाइड को उठा के देख सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या है वो सवाल, एक सेकेंड। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा वैल्यू दे रखा कि N2 and O2 are converted into mono, डायग्राम हो गया, ठीक है। N2 and O2 are converted into monocations N2 plus and O2 plus respectively. Which of the following statement is wrong? अगर N2 plus बनाते हैं हम लोग और O2 plus बनाते हैं, तो N2 plus वाले पार्ट में हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले पार्ट से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। डायग्राम तुम लोगों को शायद ध्यान होना चाहिए कि हम लोग शुरू में 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही फिल कर देते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 8 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही काम करनी होता है। तो उसके बाद N2 में पहले पाई का नंबर आता है, फिर उसके बाद सिग्मा का नंबर आता है। तो N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक भर गए, 8 के 2 10, 2 12 और 2 14। तो अगर N2 प्लस बनाएंगे तो बॉन्डिंग वाले से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग हटाएंगे। अगर बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 निकल के आना चाहिए। पहले बॉन्ड ऑर्डर 3 था, अभी बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 2.5 के बराबर हो गया। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट घट गया तो इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट बढ़ जाएगा। तो इन N2 प्लस NN बॉन्ड वीकेंस, यार बॉन्ड ऑर्डर अगर घट रहा है तो फिर पहला ही ऑप्शन आंसर होना चाहिए, इसमें क्रॉस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो आगे भी देख लेते हैं। इन O2 प्लस द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2p का नंबर आता है, फिर पाई 2p, पाई 2p, फिर उसके बाद पाई स्टार 2p का नंबर आता है। तो टोटल यहाँ तक तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर 8 के बाद 2 10, 12, 14 और उसके बाद बाकी दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, 15 16। तो जब O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम लोग तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर 2 निकल के आना चाहिए, क्योंकि बॉन्डिंग में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 - 2/2 मतलब टोटल 4/2, 2 निकल के आना चाहिए। अगर O2 प्लस बनाएंगे तो एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं। अगर एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 2.5 निकल के आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 2.5 निकल के आएगा तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, तो बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट पूछा क्या है, अच्छा रॉन्ग पूछा है, सॉरी सवाल में रॉन्ग पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट O2 में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड स्टेटमेंट इन O2 प्लस पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस। तो पहले हम लोग के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिज्म में √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अगर O2 प्लस बनाएंगे तो फिर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कम होगा क्योंकि एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी सही है। और N2 प्लस बिकम्स डायमैग्नेटिक। N2 प्लस में टोटल
14 में से एक इलेक्ट्रॉन हटाए मतलब 13 इलेक्ट्रॉन है। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो कभी भी डायमैग्नेटिक तो नहीं हो सकता, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इसका मतलब ये ऑप्शन वाला पार्ट अपना करेक्ट आंसर होगा, इसमें मार्क भी कर रखा है करेक्ट आंसर। किसका डाउट था ये? आदर्श का डाउट था शायद ये। यस सर। क्या है भाई, इतना घटिया डाउट है पूछता है? नहीं सर, मैं करेक्ट स्टेटमेंट समझ गया। गजब नालायक है। तो फिर उसका ऑप्शन, अच्छा उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, सब कुछ पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आया तेरे को? नहीं सर, पहले मुझे लगा कि गलती उसे डाल दिया, उसके बाद देखकर रॉन्ग था। अच्छा, उसके बाद देखा कि अभी देखा? नहीं सर, उसके बाद देखा। तो चलो बढ़िया, देख लिया तो। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द स्पीसीज व्हिच विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 2s2 2p5? 1s2 2s2 2p5 मतलब क्लोरीन है, क्लोरीन वाला पार्ट F2 बनाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। डाउट है इसमें? आदर्श ये भी तेरा ही क्वेश्चन है शायद। नहीं, हाँ सर, कहा था क्या नॉर्मल तरीके से तो हाफ ना आएगा। किसका आएगा? सर हाफ ना आना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर। काहे भाई? सर काहे हाफ आएगा बता थोड़ा। सर बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग हटा दिया। अबे चपंडू का आदमी, इधर पूछा है जो स्पीसीज जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है तो क्लोरीन है, क्लोरीन वाला पार्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म में F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो F2 का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1। कौन सा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैलकुलेट कर रहा है? एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग कैलकुलेट भी करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके इसमें सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s इसको लिख नहीं रहे हम, ठीक है? 8 इलेक्ट्रॉन, ये वैसे भी बॉन्ड ऑर्डर में काउंट नहीं होता है। सिग्मा 2p, तो उसके बाद पाई 2p, पाई 2p, पाई स्टार 2p, पाई स्टार 2p, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2p होना चाहिए। तो 8 के बाद तो 10 12 14 16 18। तो बॉन्डिंग वाले पार्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन। 6 4 मतलब क्या? 2 बच गया, 2/2 मतलब 1 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। कौन सा मेहनत कर रहा था बॉन्ड ऑर्डर हाफ होगा? बड़ा घटिया घटिया सवाल पूछ दिया भाई। हाँ, ये सवाल कोई बहुत पहले ही पूछा था शायद से कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अब कितने लोगों से सवाल बन गया? अब तो बन जाना चाहिए यार मेरे हिसाब से। बता दिया तुम लोगों को, स्विचिंग वगैरह सब कुछ बता दिया। सवाल बहुत पहले कोई पूछ दिया था कॉन्फ़िगरेशन बताने से पहले, तो बोला था कि वेट कर लेना, एक बार ट्राई करके देखने इस सवाल को। मेरे हिसाब से स्विचिंग करके देखना पड़ेगा, प्रायोरिटी निकाल के देखना पड़ेगा, तो एक बार ट्राई करके देखना। अगर नहीं करेंगे तो फिर इस चीज को, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर है उसमें वापस से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अगर किसी को भी डाउट होगा तो एक बार बस बता देना कि सर वो जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन वाला सवाल डाउट सेशन में डाले थे उस चीज को डिस्कस कर लेंगे। बट एक बार खुद से ट्राई करके देखना। अब सिंपल सवाल है, पहले दिन जब कोई डाला था उस टाइम पे पढ़ाई नहीं कराए थे टॉपिक, पता नहीं क्यों डाला था, हमको समझ नहीं आया। जब पढ़ाते नहीं है तो उसके पहले ही सवाल काहे सॉल्व करने लग जाता है, और जब पहले से पढ़ ही रखा है तो फिर क्लास काहे कर रहा है? आराम करो ना भाई, काहे इतना क्लास करने के लिए परेशान होता है? उसके बाद रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग एंड लेवेस एसिडिक स्ट्रक्चर इन ट्राई हैलाइड्स। इस सवाल को अभी के लिए छोड़ देना। इस सवाल में बैक बॉन्डिंग दे रखा है, बैक बॉन्डिंग वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। शायद से 12th ए बैच में हम पढ़ा चुके थे, बट 12th आर बैच में इस चीज को नहीं पढ़ा है। तो जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसके बाद इस चीज का डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है? इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दो। तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स का सवाल दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कंसिडरिंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर। किसका डाउट है भाई ये? किसका डाउट है ये? नहीं ऐसे बता रहे जैसे हमको पता ही नहीं चलेगा, तो हम वैसे भी देख सकते हैं, टेलीग्राम में जाके भी देख सकते हैं। किसी का डाउट नहीं है? इस पे लोग कमेंट भी कर रखे हैं। प्रतीक कुमार का डाउट है। प्रतीक कुमार अवेलेबल है क्या इधर क्लास में? अब गधा लोग एक नंबर का, जब बता रखा है कि स्टीरियो आइसोमर का भी कैलकुलेशन नहीं बताया है, पता नहीं पहले से डाउट बना करके बैठे हुए हैं। चाहे क्वेश्चन सॉल्व करेगा समझ नहीं आता है भाई। चलो अगले सवाल पे आते हैं। 3 gram of activated charcoal was added to 50 ml of acetic acid solution of 0.06 normal in a flask. After an hour, it was filtered and the strength of the filtrate was found to be 0.42 normal. The amount of acetic acid absorbed. अभी के लिए वैसे नॉर्मलिटी बताया नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस चीज को डिस्कस करेंगे हम लोग, इन फैक्ट क्या होता है। बट अभी के लिए मान के चलो, जैसे हम फॉर्मूला बता रहे हैं केवल, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर बोलो या वैलेंसी फैक्टर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज का ध्यान रखना, एसिड और बेसिस के लिए सिंपल सा चीज इसलिए ध्यान रख सकते हैं, कोई भी एसिड
जितना H प्लस देगा एक रिएक्शन के टाइम पे, उसका n फैक्टर उतना ही होता है। मतलब एसिटिक एसिड में एक ही H प्लस है तो उसका n फैक्टर हम लोग आराम से 1 ले सकते हैं। NaOH में एक ही OH माइनस दे सकते हैं। अगर बेस लेंगे तो कोई बेस जितने OH माइनस दे सकते हैं वही उसका n फैक्टर है। तो NaOH अगर लेते हैं तो NaOH में एक ही OH माइनस है, मतलब n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर 1 है। मान लो H2SO4 लेते हैं तो H2SO4 वाले पार्ट में 2H प्लस दे सकते हैं, मतलब n फैक्टर वाला पार्ट हम लोग 2 लेके काम कर सकते हैं। वैसे एक चीज का ध्यान रखना, n फैक्टर रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर ऐसा दिया, NaOH वाला पार्ट H2SO4 के साथ कंबाइन करके अगर NaHSO4 बना रहा, तो भले ही H2SO4 के पास 2H प्लस है, लेकिन रिएक्शन में तो एक ही H प्लस हट रहा है। तो अगर रिएक्शन में एक H हट रहा तो वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट या n फैक्टर वाला पार्ट हम लोग 1 लेके चलेंगे। तो इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहीं पीरियड ऑफ का पार्ट भी तुमको समझ आएगा कि इक्विवेलेंट कांसेप्ट क्या होता है टाइट्रेशन वाले पार्ट को, उसके बाद हम लोग आराम से डिस्कस कर लिया करेंगे। तो यहाँ पे n फैक्टर वाला पार्ट एसिटिक एसिड में 1 होगा, तो अगर हम लोग मोलरिटी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही वैल्यू है, मतलब नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सेम चीज है। तो नॉर्मेलिटी बोला हो या मोलरिटी बोला हो, दोनों में कोई डिफरेंस यहाँ पे निकल के नहीं आएगा। तो एक बार हम सवाल को समझा दे रहे हैं। 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, मतलब एक टाइप से 3 ग्राम चारकोल दे रखा और इसको हम लोग डालते हैं एक एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में, और उस एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन वाले पार्ट का वॉल्यूम 50 ml के बराबर है और कंसंट्रेशन वाला पार्ट 0.06 मोलर है। नॉर्मेलिटी बोलो या मोलरिटी बोलो सेम चीज होगा। तो जो चारकोल है वो डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ एसिटिक एसिड वाले पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जितना पार्ट एब्जॉर्ब करेगा या एडजॉर्ब करेगा, बेसिकली एडजॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, बट एब्जॉर्प्शन अभी समझ लो। एडजॉर्प्शन क्या होता है, इस चीज को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस किया करते हैं। तो जितना पार्ट एब्जॉर्ब करेगा, हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं ना कि जो एब्जॉर्ब किया वो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करना बंद कर दिया। तो जैसे मान लो पहले 2 मोल था और बाद में जब हम लोग सॉल्यूशन को अलग किए तो हम लोग को एक ही मोल मिल रहा है। तो उस केस में कितना मोल एड्सॉर्ब किया पर ग्राम, जैसा नीचे पूछा है, द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल। तो सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं, 2 मोल था और 1 मोल गायब हो गया, 1 मोल एड्सॉर्ब हो गया, तो 1 मोल पर 3 ग्राम एड्सॉर्प्शन है। तो 1/3 हम लोग 1/3 या फिर 1/3 मोल पर ग्राम एड्सॉर्प्शन आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो सेम टाइप से जैसे मान लो कि अगर एसिटिक एसिड के मास के टर्म में बात करते हैं, तो चलो हम मोल्स के टर्म में बात नहीं करें, हमको मास के टर्म में ही बात करना है। तो 1 मोल का मास, मतलब जो 1 मोल एड्सॉर्ब हुआ था उसका मास कितना है, तो 60 ग्राम के बराबर होता है एसिटिक एसिड का मास। तो याद भी होना चाहिए, बहुत बार एसिटिक एसिड का मास आ चुका है। तो इसका मतलब 20 ग्राम पर ग्राम ऑफ चारकोल एड्सॉर्प्शन का अमाउंट है। मतलब अगर हम लोग 1 ग्राम चारकोल लेंगे तो 20 ग्राम एड्सॉर्ब होगा। अगर हम लोग 2 ग्राम चारकोल लेंगे तो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा। इस टाइप से कंसंट्रेशन आराम से लेते हुए काम कर सकते हैं। तो जैसे इस सवाल का हिंट हम दे रहे हैं, पहले तो 50 ml है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सेम है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना, पहला चीज। दूसरा 42 नॉर्मल या 42 मोलर बोलो, 0.042 वाला पार्ट और ऊपर 0.06 दे रखा था, तो नॉर्मेलिटी या मोलरिटी सेम था, तो 50 इंटू 0.042, यहाँ से भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना। तो इनिशियली जो हम लोग के नंबर ऑफ मोल्स है वो 0.06 मोलर से वैल्यू से निकल के आएंगे, और फाइनली कितना बच गया, तो 0.042 के बराबर। तो एड्सॉर्ब कितना हुआ, तो पहले वाले केस में जितने नंबर ऑफ मोल्स थे माइनस दूसरे वाले केस में जितने नंबर ऑफ मोल्स थे, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मोल्स एड्सॉर्ब निकल के आ जाएगा। तो जो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे उसका मास निकालना होगा, और मास को 3 ग्राम से डिवाइड करके हम लोग के नीचे वैल्यू दे रखा, वो अपना वैल्यू हो जाएगा कितना एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब हो रहा है पर ग्राम ऑफ चारकोल। ये वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। किसका डाउट था ये सवाल? सर मेरा सौम्या का। ओके ठीक है, अच्छा सवाल है वैसे, एक बार ट्राई करके देखना। उसमें नॉर्मेलिटी वाले पार्ट को भी एसिड और बेसिस के लिए सिंपली नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और एन फैक्टर एसिड या बेस के लिए किसी भी टाइम पे कितना H प्लस या फिर कितना OH माइनस दे सकता है, इससे रिलेट करेंगे। अगर कोई रिएक्शन दिया तो एसिड के लिए एन फैक्टर उस रिएक्शन में कितने H प्लस जा रहे हैं, या फिर उस रिएक्शन में किसी बेस का कितना OH माइनस जा रहा है, इसके हिसाब से डिसाइड करके काम करेंगे। ट्राई करके देखना, ठीक ठीक सवाल है। फिर उसके बाद अगला सवाल, बड़ा भारी सवाल पूछा है जी, इतना बड़ा बड़ा सवाल पूछ ले रहा है।
हम तुम लोग को सवाल बनाने बोल रहे तुम लोग हम ही से पूछ ले रहा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन में टू लिक्विड CH3COO CH3, कोई ये बताओ पहले कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। सुमन पॉल, सबसे पहले तेरा ही नाम दिख रहा है मेरे को, बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, इस ऊपर वाले पार्ट में। बताओ भी सुमन, जल्दी बताओ। गायब ही हो जाएगा, सर ने डिस्कनेक्ट हो गया। अंशु, कृष्णा, कार्बोक्सिलिक एसिड सर। कार्बोक्सिलिक एसिड है ये? शर्म आता है बोलते हुए, कार्बोक्सिलिक एसिड में COH होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं, अभी फंक्शनल ग्रुप पहचाना नहीं आ रहा? गधा लोग। निशांत, पहला लेक्चर में तुम लोग को यही बताया था कि फंक्शनल ग्रुप पहचानना सीखो, इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो। तुम लोग को वो भी नहीं आता, पता नहीं कैसे तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, भगवान मालिक है तुम लोग का। सर ईस्टर है। ईस्टर दे रखा है पहले वाले केस में। द टू लिक्विड्स, एक ईस्टर दे रखा है और दूसरा CH3 क्लोरोफॉर्म वाला पार्ट है। क्लोरोफॉर्म का जनरल फॉर्म ये फॉर्मूला होता है। कंबाइन इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ ठीक है, वैसे एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता था बिटवीन ईच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल मिलके एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, जैसे ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। CH3 COOCH3। और अगर हम लोग सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत भी ध्यान रखें तो जब आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा होगा तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर वहां पे भी आता है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, तो दो मॉलिक्यूल मिलके आराम से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, ये कंसिडरेशन है। तो combine in such a way that they form single H bond between each pair of molecule, ठीक है। In an experiment to determine the approximate strength of this bond, samples of two liquids were mixed in an insulated glass beaker and the temperature was found to rise by 1 degree Celsius। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहे हैं। In an experiment to determine the approximate strength of this bond, sample of two liquids, sample लेने बोला है, दोनों लिक्विड का कुछ कुछ पार्ट लेंगे। तो कुछ कुछ पार्ट लेने का मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि दो मॉलिक्यूल मिलके ही एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो दोनों का इक्वल पार्ट लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से होगा। एक मॉलिक्यूल ईस्टर का लेंगे तो एक मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म का लेना होगा। So samples of two liquids were mixed in an insulated glass beaker and the temperature was found to rise by 1 degree Celsius। ठीक है, तो जितना मोल हम लोग ईस्टर वाले पार्ट का लेंगे उतना ही क्लोरोफॉर्म वाले पार्ट का लेना चाहिए। और दोनों के मिक्सिंग के बाद जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होता है। तो ईस्टर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, लेकिन दोनों मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। तो ये चीज तुम लोगों को शायद याद होगा, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर पहले इंट्रैक्शन वीकर है, मतलब सॉल्वेंट ए का और सॉल्वेंट बी का इंट्रैक्शन वीकर है और ए बी का इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, तो वेपर प्रेशर वाला पार्ट घट जाता है, नेगेटिव डेविएशन वाले पार्ट का सवाल है। और जब इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा तो इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होने की वजह से हम लोग सिस्टम से एनर्जी बाहर निकालेंगे, क्योंकि इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है मतलब सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करेगा। जितना स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन उतना स्टेबल सिस्टम, तो सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करेगा। और अगर सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करेगा तो इसका मतलब है सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कंसिडर कर सकता है। तो डेल्टा एच वाला पार्ट नेगेटिव होना चाहिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस प्लस। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो जो हीट निकला वही तो इसमें मेंशन भी कर रखा है कि इंसुलेटेड चैम्बर है। अगर इंसुलेटेड चैम्बर है तो इसका मतलब हीट अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हीट अगर बाहर नहीं निकल पाया तो इसका मतलब है कि अंदर जो सिस्टम के अंदर जो भी चीजें हैं उनके टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। और फिजिक्स में फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, इस टाइप का हीट कैपेसिटी। तो यहाँ दे भी रखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि S से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे फिजिक्स में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, लेकिन केमिस्ट्री में भी तुम लोगों को बोला था
यूनिट देख के डिसाइड करना कि कौन से टाइप का हीट कैपेसिटी दे रखा है। तो यहाँ पे जूल पर ग्राम पर केल्विन के फॉर्म में ही दे रखी है चीजें, और टर्म भी यूज कर रखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखते हैं उस चीज को। ईस्टर वाले पार्ट का मास दे रखा 3.71, अमाउंट इन मोल दे रखा 0.05, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2 के बराबर। और जो क्लोरोफॉर्म है उसका मास 1.195 और नंबर ऑफ मोल 0.01, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1। अच्छा, बीकर का भी दे रखा है, ठीक है, बीकर के भी मास को लेना पड़ेगा। बीकर का मास 66 दे रखा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5 के बराबर दे रखा। तो एक चीज देखो यहाँ पे, ये थोड़ा ध्यान रखने लायक चीज है। जैसे दोनों के हम लोग सैंपल्स की बात कर रहे हैं, पर क्वेश्चन दिया कि दोनों बीकर से हम लोग कुछ कुछ सैंपल निकाल रहे हैं, और जो सैंपल्स हम लोग निकाल रहे हैं उस सैंपल को मिक्स करके हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो उतना ही सैंपल निकालेंगे जिससे अपना काम हो, मतलब 1:1 रेशियो में काम चलेगा। जितना हम लोग ईस्टर लेंगे उतना ही हम लोग को क्लोरोफॉर्म लेना होगा। तो हम लोग तो हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के हिसाब से काम कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट के हिसाब से काम करेंगे। तो भले ही यहाँ सवाल में 0.05 वैल्यू दे रखा, बट हम लोग इसमें से 0.01 ही लेंगे। दे रखा होगा एक कंटेनर में, दे रखा होगा 0.05 मोल, लेकिन हम लोग को उसमें से 0.01 ही कंसिडर करना है, क्योंकि नीचे 0.01 दे रखा। अगर दोनों बराबर देता तो हम लोग को ये कंसिडरेशन लेना भी नहीं पड़ता। खैर, तो जब हम लोग CH3COCH3 वाले पार्ट का 0.01 मोल लेके चलेंगे तो मास भी चेंज होगा। चलो भाई कैलकुलेशन देख लेते हैं। मास दे रखा है 3.71 के बराबर 0.05 मोल्स के लिए, और हम लोग का मास मान लेते हैं x के बराबर है 0.01 मोल के लिए। तो मोलर मास से भी कैलकुलेशन कर सकते थे, डायरेक्टली भी करके देख सकते हैं। तो रेशियो ले लो। अगर रेशियो लेंगे तो यहाँ से डेसिमल में सारा चीज कैंसिल आउट होगा, बचेगा 5। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3.71 डिवाइडेड बाई 5, ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए। 3.7/5 कितना होना चाहिए भाई? 0.725 2, मतलब 4 और 1, तो 10 मतलब 2, ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए 0.742। ठीक है, बढ़िया। तो हम लोग का जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन वाले पार्ट में ईस्टर का जो मास हम लोग लेंगे, काम का जो मास है वो 0.742 के ही बराबर होगा। मतलब क्लोरोफॉर्म का मास 1.195 हो गया, ईस्टर का मास 0.742 हो गया। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक ठीक सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है। जैसे टोटल जो एनर्जी लिबरेट होगा उसको मान लेते हैं हम लोग क्यू के बराबर। टोटल जो हीट लिबरेट होगा दैट इज इक्वल टू क्यू, और उससे हम लोग आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ निकाल पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो उससे जितना जितना स्ट्रॉन्गर रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना एनर्जी लिबरेट होगा। वो एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोग हीट के फॉर्म में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन भी ये चीज। तो टोटल हीट क्यू, या फिर इसी चीज को डेल्टा एच बोल दो, इज इक्वल टू क्यू फ्रॉम, जो क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी वाला पार्ट है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू एसोसिएटेड विद ईस्टर प्लस क्यू एसोसिएटेड विद दूसरा पार्ट था क्लोरोफॉर्म प्लस क्यू एसोसिएटेड विद बीकर। मतलब इन तीन जगह पे सारा का सारा हीट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो जो टोटल हीट था वो इन तीन जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, इसलिए इन तीनों के केसेस में टेम्परेचर वाले पार्ट 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर गए थे। तो जो नेट हीट है वो हम लोग यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले वाले केस में Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो पहले ईस्टर वाले पार्ट को कैलकुलेट करेंगे, तो मास अभी जस्ट कैलकुलेट किया था 0.742। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सवाल में दे रखा था 2 के बराबर, और टेम्परेचर चेंज तो हर जगह 1 डिग्री सेल्सियस है। तो एस वाला पार्ट 2 के बराबर और डेल्टा टी 1 के बराबर है। क्लोरोफॉर्म वाले पार्ट का मास दे रखा 1.195। तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी 1.195 इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 दे रखा, और डेल्टा टी तो 1 था। और बीकर वाले पार्ट का मास है 66, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5 के बराबर देते हुए काम किया है। तो Q 66, एस वाला पार्ट 1 और डेल्टा टी यहाँ भी 1 के बराबर है। तो टोटल जो हीट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो टोटल हीट जनरेट हुआ फिर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो यहाँ से निकाल सकते हैं। एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना कि यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, बाकी हम भी एक बार रफली कैलकुलेशन कर लेते हैं। 66 वाला पार्ट दे रखा एक तो, अच्छा सॉरी यहाँ 0.5 था, 0.5 इंटू 1, तो 66 इंटू 0.5, 0.5 का मतलब हो गया
33 plus 1.195 into 1 to 1.195 plus 0.742 into 2 into 1, 0.742 into 2 मतलब 7 दूनी 14, 1.4 या 1.5 के राउंड कुछ निकल के आना चाहिए। तो 33 प्लस 1.5 मतलब 34.5 प्लस 1 35 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो उसमें अपना जो आंसर है वो 35 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। और द अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू द एबव एक्सपेरिमेंट इन किलो जूल पर मोल। अच्छा, पर मोल निकालने बोला है, पर किलो जूल में बोला है, जबकि हम लोग सारा का सारा कैलकुलेशन जूल में कर रहे थे। तो 35 के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें 35 जूल या 35 पॉइंट समथिंग जूल, तो एक तो हम लोग 0.01 मोल के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे, तो 35 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर 0.01 सॉरी पर 0.1 मोल आ रहा था। तो जब 1 मोल होता तो उस केस में 3500 वैल्यू होना चाहिए था। तो जब किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.5 समथिंग वैल्यू होना चाहिए नियर अबाउट। तो 3.5 मतलब 3.6 अपना आंसर निकल के आ जाना चाहिए था। अच्छा सवाल दे रखा, काफी अच्छा सवाल है, काफी बड़ा सवाल है, लेकिन काफी बढ़िया, मतलब अच्छा सवाल मिला हमको। किसी को वापस से अगर इस सवाल को समझना है तो बता दो, एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा सवाल दे रखा है, जल्दी बोलो भाई, किसी को वापस से अगर इस सवाल समझना है तो। क्वेश्चन का फंडा समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत, कि सवाल में एक तो टोटल मास रिएक्ट नहीं करेगा, 1:1 रेशियो में मास कंबाइन करेंगे। तो हम लोग जो सैंपल ले रहे हैं वो नंबर ऑफ मोल 0.01 मोल के हिसाब से लेके चलेंगे। बाकी जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एनर्जी लिबरेट होगा वही एनर्जी का वैल्यू बाकी सारे कंपोनेंट्स के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूज हो गया। तो टोटल हीट एसोसिएटेड या टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट ईस्टर का टेम्परेचर बढ़ाएगा, क्लोरोफॉर्म का भी टेम्परेचर बढ़ाएगा और बीकर का भी टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो Q = ms डेल्टा T फॉर्मूला यूज करते हुए टोटल जो हीट लिबरेट हुआ या टोटल जो एनर्जी लिबरेट हुआ उसको तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और वहां से कैलकुलेशन का पार्ट हम लोग आराम से कैरी आउट कर सकते हैं। बट सवाल में लास्ट में भी यूनिट का ध्यान रखना है। सवाल में दे रखा किलो जूल पर मोल, जबकि हम लोग 0.01 मोल के हिसाब से कैलकुलेशन किए थे। तो जब किलो जूल पर मोल में जाएंगे तो पहले तो पर मोल में कन्वर्ट करो, फिर उसको किलो जूल में कन्वर्ट करो, फिर 3.5 के अराउंड वैल्यू निकल के आना चाहिए। अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। नेक्स्ट वाले सवाल में an ideal gas is taken from, ये ऊपर वाला सवाल किसका डाउट था वैसे? CH3CO2H5 वाला सर अनुज। अनुज का बढ़िया सवाल है भाई। बाकी लोग तो ट्राई भी नहीं किया होगा, नालायक लोग सब। ट्राई करो भाई, सवाल ट्राई करो, तभी तुम लोग को डिस्कशन में मजा आएगा। वरना इधर डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम तेजी से सवाल सॉल्व करेंगे। जो ट्राई करेंगे उन्हीं को फायदा मिलेगा इस चीज का। An ideal gas is taken from same initial pressure P1, P1 तो छोटा ही होगा, टू सेम फाइनल प्रेशर P2, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बोला कि by 3 different process। अच्छा ठीक है, 3 different process। It is known that point 1 correspond to reversible adiabatic process, point 2 correspond to single stage adiabatic, point 2 मतलब, अच्छा ठीक है, तो डायग्राम को एक्सपेंड कर रहे हैं। point 1 correspond to reversible adiabatic compression, point 2 correspond to single stage adiabatic। single stage adiabatic मतलब ग्राफ मेंशन तो नहीं किया है, बट ये होना चाहिए। अगर हम लोग सिंगल स्टेज की बात कर रहे हैं, मतलब सिंगल स्टेप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इरिवर्सल प्रोसेस, ठीक है, ये हो गया। देन पॉइंट 3 में बी अ 2 स्टेज एडियाबेटिक। अगर हम लोग, एक चीज तो हम लोग को याद होगा, थर्मोडायनेमिक्स में मेंशन किया भी था, रिवर्सल और इरिवर्सल के डिफरेंस है, बोला था। उन सब चीजों के ऊपर काफी सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा सवाल है ये भी। बोला था कि जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाएंगे पूरा प्रोसेस उतना ही रिवर्सिबल नेचर का होता चला जाता है। तो जो इरिवर्सल का ग्राफ है वो ऐसा दे रखा है, जो रिवर्सल का ग्राफ है ये दे रखा है नीचे से। तो अगर हम लोग 1 स्टेप में काम कर रहे थे तो ये रिवर्सल था, जब 2 स्टेप में काम करते हैं तो ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए था। तो 2 स्टेप में जब कैलकुलेशन करेंगे तो ग्राफ रिवर्सिबल नेचर का आएगा। रिवर्सिबल नेचर का आने का मतलब, जैसे ऐसा कंसिडर कर लो कि अगर हम लोग एडियाबेटिक में रिवर्सिबल कर रहे थे तो ग्राफ इधर गया, बट इरिवर्सल में ग्राफ पहले ही रुक गया था।
तो जितना ज्यादा रिवर्सिबल नेचर बढ़ेगा ग्राफ उतना ही ज्यादा राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। जब कंप्लीटली रिवर्सिबल होगा तो हम लोग पॉइंट 1 पे पहुंचेंगे, जब कंप्लीटली रिवर्सिबल होगा तो पॉइंट 2 पे रहेंगे, और जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ाएंगे रिवर्सिबल नेचर बढ़ेगा तो पॉइंट 2 से 1 की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। मतलब पहला पॉइंट गलत है। पॉइंट 3 में भी 2 स्टेज एडियाबेटिक, अगर 2 स्टेज एडियाबेटिक होता तो पॉइंट 3 वाला पार्ट बीच में कहीं आना चाहिए था, तो 2 के बाहर नहीं हो सकता था, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत है। The average kinetic energy of gas is maximum at point 1. एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस केस में हम लोग 3/2 kT या 3/2 RT से कैलकुलेट करते हैं, और पॉइंट 1 पे मैक्सिमम बोला है। तो हम लोग अब एक किसका डाउट है वैसे? अच्छा सवाल ये भी, किसका डाउट है? अच्छा अनुज का ही डाउट होगा, दोनों क्वेश्चन एक ही साथ है। हाँ भाई अनुज एक चीज बता, तुम लोगों को रिवर्सल इरिवर्सल का कंपैरिजन बताए थे, याद है? हाँ। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, और उसमें एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था कि पहले तो ये बताओ कि अगर हम लोग एडियाबेटिक कंप्रेशन करा रहे हैं, वॉल्यूम घटा रहे हैं यहाँ पे सवाल में, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन करा रहे हैं, एडियाबेटिक कंप्रेशन में हीटिंग होता है कि कूलिंग होता है? कूलिंग। कंप्रेशन में कूलिंग होता है पक्का? तो ठीक से ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है तो कॉपी देखा करना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। कंप्रेशन में कॉपी हमेशा छूट गया वही। अच्छा चलो ठीक है, चलो कंप्रेशन में हमेशा हीटिंग होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, और एक्सपेंशन में हमेशा कूलिंग होता है, टेम्परेचर घटेगा। पहला चीज ठीक है। तो जैसे कंप्रेशन करा रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, और तुम लोग एक चीज बताया था कि जब हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कैरी आउट करते हैं तो चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल में, एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, हमेशा इरिवर्सिबल का टेम्परेचर हाईयर होता है। ये तुम लोगों को एक ट्रिक के जैसा बताया था, और एक क्वेश्चन में भी कंपेयर कराया था, 2 क्वेश्चन के फॉर्म में, कि अगर हम लोग सेम इनिशियल टेम्परेचर से मूव करें तो इरिवर्सिबल के केस में और रिवर्सिबल के केस में कंप्रेशन के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ेगा, बट इरिवर्सिबल का टेम्परेचर हाईयर होता है। और जब कूलिंग कराएंगे तो उस केस में भी इरिवर्सिबल का ही टेम्परेचर हाईयर होता है, घटेगा लेकिन थोड़ा कम घटेगा, इसलिए टेम्परेचर हाईयर रह जाता है। तो इरिवर्सिबल का टेम्परेचर विल ऑलवेज बी हाईयर एज कंपेयर टू रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस कैरी आउट करते हैं तब, और इनिशियल टेम्परेचर सेम रहा तब। तो इनिशियल पॉइंट तो सेम था, फाइनल पॉइंट डिफरेंट था। तो इस केस में जब हम लोग पॉइंट 2 पे गए तो हम लोग का इरिवर्सल प्रोसेस है, मतलब पॉइंट 2 वाले पार्ट में हम लोग का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ये पॉइंट 2 इरिवर्सल प्रोसेस था एज कम्पेयर टू 1। तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं T2 इज ग्रेटर देन T1, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के हिसाब से 3/2 kT, जितना हाईयर टेम्परेचर उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कंसिडर किया जा सकता है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉइंट 1 पे बोला है, जबकि वहां मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, वर्क डन बाय सराउंडिंग इन रीचिंग पॉइंट नंबर 3 विल बी मैक्सिमम। अगर हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे जा रहे हैं तो वर्क डन सराउंडिंग का सबसे मैक्सिमम होगा। कंप्रेशन के टाइम पे सराउंडिंग वर्क करता है, एक्सपेंशन के टाइम पे सिस्टम वर्क करता है। तो अगर हम लोग वर्क डन की बात करें तो ग्राफिकली बात कर सकते हैं। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकता है, इसको अलग से बना रहे डायग्राम में। जैसे ग्राफिकली अगर बात करें तो एक पॉसिबिलिटी हम लोग 1 से कंपेयर कर लेते हैं, 1 और 3 वाला पार्ट मान के चलते कि दोनों रिवर्सिबल नेचर का है। तो अगर दोनों रिवर्सिबल नेचर का होगा तो इस केस में जिसमें एरिया ज्यादा होगा उसमें वर्क डन ज्यादा होगा। तो 3 वाले पार्ट में एरिया कम है, मतलब वर्क डन कम होगा 1 के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब सराउंडिंग 1 पे ज्यादा वर्क करेगा एज कम्पेयर टू 3, अगर रिवर्सिबल लेके चलते तब। अगर इरिवर्सिबल लेके चले तो इरिवर्सिबल में 2 वाले पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। 2 वाले पार्ट का प्रोसेस ऐसा कुछ है, और 1 वाले पार्ट में, सॉरी 3 वाले पार्ट में जो ग्राफ होगा तो कुछ ये निकल करके आएगा। तो जो 2 वाला पार्ट है उसका एरिया थोड़ा ज्यादा निकल के आना चाहिए आराम से, और 1 वाले पार्ट में एरिया थोड़ा कम निकल के आएगा। तो इसमें भी अगर इरिवर्सिबल होता तो 2 में ज्यादा वर्क डन होता, अगर रिवर्सिबल होता तो 1 में ज्यादा वर्क डन होता। थर्ड में एनी हाउ दोनों से कम वर्क डन निकल के आ रहा है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट दिख रहा है, वर्क डन बाय सराउंडिंग इन रीचिंग पॉइंट नंबर 3 विल बी मैक्सिमम। गलत स्टेटमेंट है, तो चौथा ही ऑप्शन आंसर होना चाहिए, बट ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। If point 3 and point 4 lie along isotherm,
ठीक है, if point 3 and point 4 lie along isotherm, isotherm मतलब isothermal process की बात कर रहे हैं, then W43, W42, W41 ये ऑर्डर होना चाहिए वर्क का। लाई along isotherm, हाँ ठीक है, इसको ऐसा रिलेट कर सकते हैं। जैसे एक चीज याद होगा तुम लोगों को, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में बताया था, जैसे जैसे गामा का वैल्यू या फिर जैसे 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 पीवी पे पावर m इज इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे जैसे m का वैल्यू बढ़ता है ग्राफ नीचे होता चला जाएगा। तो गामा का वैल्यू m इज इक्वल टू 1 से हमेशा बड़ा होता है। आइसोथर्मल मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो m का वैल्यू 1 होता है आइसोथर्मल में, जबकि एडियाबेटिक में गामा का वैल्यू हमेशा 1 से 2 के बीच में होता है। तो एडियाबेटिक के केस में ग्राफ ऊपर होता है एक्सपेंशन में। जब कंप्रेशन यूज करते हैं तो कंप्रेशन में ऐसा कंसिडरेशन ले सकते हैं। ये पार्ट अपना आइसोबारिक हो गया, ये पार्ट आइसोकोरिक हो गया, और ग्राफ में जैसे जैसे m का वैल्यू बढ़ेगा ग्राफ वाला पार्ट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो अगर ऊपर जाना शुरू होगा तो ऐसा कंसिडरेशन लिया जा सकता है, if point 3 and point 4 lie along an isotherm, ठीक है, 0.34 आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, और 0.14 एडियाबेटिक है, 0.12 वाला पार्ट भी एडियाबेटिक है। तो इसको रिलेट कर सकते हैं भाई, मतलब बस एक चीज कंपेयर कर लो ना, ग्राफ में एडियाबेटिक प्रोसेस में, और हम लोग अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं तो इन दोनों में ज्यादा बर्डन किसका होगा। अगर ये दोनों को कंपेयर कर लिए तो रिवर्सल इरिवर्सल में तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने को, रिवर्सल इरिवर्सल में तो फैक्ट ही लिखा रखा है तुम लोगों को, इरिवर्सल के टाइम पे बर्डन नॉर्मली ज्यादा होता है। और ये एक छोटे से फैक्ट के फॉर्म में लिखाया था कि रिवर्सल प्रोसेस इज मोर इफिशिएंट देन इरिवर्सल प्रोसेस, शायद याद हो गया टर्म, रिवर्सल प्रोसेस इज मोर इफिशिएंट देन इरिवर्सल प्रोसेस, दोनों फॉर्म में होता है। जब हम लोग सिस्टम से वर्क करवाते हैं तो रिवर्सल प्रोसेस का आउटपुट ज्यादा आता है, जब सिस्टम के ऊपर वर्क कराते हैं तो रिवर्सल प्रोसेस में कम एनर्जी दे के काम हो जाता है अपना। तो अगर कम एनर्जी दे के काम हो गया मतलब कम वर्क करके काम हो गया, ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम है, तो एक चीज तो फिक्स है, तो वर्डन इरिवर्सल वाले पार्ट में कम होगा एज कम्पेयर टू वर्डन रिवर्सिबल। ऐसा हम लोग कंसिडरेशन लेते हुए काम कर सकते हैं अगर हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तब। और जब कंप्रेशन करते हैं तो कंप्रेशन में सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो इरिवर्सिबल लेस इफिशिएंट है, मतलब इरिवर्सिबल वाले पार्ट में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा रिवर्सिबल के केस में, सॉरी इरिवर्सिबल के केस में एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल। तो 4 से 2 वाला पार्ट इरिवर्सिबल था, 1 वाला पार्ट रिवर्सिबल था, तो ये फैक्ट तो ठीक दे रखा। बाकी एक ये चीज तुम लोग खुद से रिलेट करो, तुम्हारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले से रिलेट करके देखो, मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए। इस एक चीज को हम नहीं बता रहे हैं। और बाकी एक फैक्ट ध्यान रखना, हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन जब सिस्टम के ऊपर वर्क कराते हैं तो ज्यादा निकल के आता है। वही चीज यहाँ पे दे रखा है कि अगर थर्ड वाला पार्ट आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करते हुए पॉइंट होता तो क्या होता। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो उस केस में हम लोग स्टेज 1 से स्टेज 2 पे जब जाते हैं तो आइसोथर्मल में ज्यादा वर्क निकल के आ जाता है। ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन वाला पार्ट ठीक है, बट पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन ज्यादा बेटर था। लास्ट वाला ऑप्शन थ्योरेटिकल पॉइंट तुम लोग के नोट कॉपी में लिखा रखा है, उससे डायरेक्टली कनेक्ट करने लायक था। बोला भी था तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में जितने पॉइंट बोलेंगे उन सारे पॉइंट के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हर एक पॉइंट पे थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो पहला वाले पार्ट में एक कायरल सेंटर है, अगर एक कायरल सेंटर है तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरे वाले केस को अगर कंसिडर करें तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तीसरे वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 1 और 3 आंसर होना चाहिए। जैसे दूसरे वाले पार्ट को ऐसा कंसिडर कर लो कि ये जो बेंजीन दिख रहा है प्लेन में, एक्चुअल में प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये बेंजीन वाला पार्ट भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या फिर ऐसा कंसिडर कर लेते ज्यादा बेटर होगा। एक बेंजीन रिंग वाला पार्ट है जो नॉर्मली प्लेन में है, और दूसरा जो साइक्लोहेक्सेन का रिंग वाला पार्ट है, तो साइक्लोहेक्सेन का रिंग वाला पार्ट ऑलमोस्ट इस टाइप से कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं हम लोग। सॉलिड और डैश्ड वाले पार्ट के प्लेन में कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं, मतलब डैश लाइन है, डैश लाइन है और फिर डैश लाइन है, उसके बाद फिर वापस से बेंजीन रिंग का प्लेन, और यहाँ पे NO2 दे रखा और दूसरा भी यहाँ NO2 दे रखा। तो जो बेंजीन का प्लेन है वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लानर है, तो नीचे वाले बेंजीन का प्लेन पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लानर है। ये दोनों के दोनों प्लेन एक ही जैसे है, और बीच वाले पार्ट को एग्जैक्टली हाफ से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब
प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आ जाएगा, इसमें मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव कंसिडर किया जा सकता है। थर्ड वाले केस में बेंजीन रिंग नहीं है तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा, नीचे भी मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है और बीच में सी डबल बॉन्ड O है, बहुत ही अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं निकाल सकते, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और फर्स्ट वाले केस में एक कैरल सेंटर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, तो 1 एंड 3 आंसर होना चाहिए। तो ठीक ठीक सवाल है, तो बनने लायक सवाल है। और उसके बाद शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। Which of the following statement is true about these isomers? तो which of the following statement is true about these isomers को अगर कंसिडर करें तो पहले वाले केस में ब्रोमीन दोनों सेम साइड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं निकल सकता। दूसरे वाले केस में एक स्विच हुआ है, ठीक है। थर्ड वाले केस में एक चीज ध्यान दो, COH वाले पार्ट को मतलब ईस्टर वाले पार्ट को घुमा के ऊपर कर दिया है, तो अगर हम लोग ये थर्ड वाले पार्ट को रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री प्लेन में, तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं अगर रोटेशन करेंगे तो ये कुछ स्ट्रक्चर आएगा। जो स्ट्रक्चर नीचे है COH का ऊपर जाएगा, जो ऊपर है COCH3 वो नीचे जाएगा। राइट साइड में नीचे वाला ब्रोमीन लेफ्ट साइड में ऊपर जाएगा, राइट साइड में ऊपर वाला ब्रोमीन लेफ्ट साइड में नीचे जाएगा और दोनों H वाले पार्ट रहेंगे। तो देख के मालूम पड़ रहा है 1 और 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी मिरर इमेज है दोनों एक दूसरे का। अगर मिरर इमेज है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसका मतलब 1 एंड 3 आंसर होना चाहिए। खैर डिस्कशन कर लेते हैं अभी। Which of the following statement is true about this isomer? 1 and 3 are identical, अभी जस्ट मेंशन किया enantiomer होगा, ये तो डिस्कशन में यूज नहीं करेंगे। दूसरा 1 and 3 are a pair of enantiomer, सेकंड ऑप्शन वाला पार्ट सही है। 2 is the diastereomer of 1 and 3, तो पहले वाले केस में मान लेते हैं RR कॉन्फ़िगरेशन है, assumption ले लेते हैं। दूसरे वाले केस में एक स्विच है, मतलब S कॉन्फ़िगरेशन, नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब R कॉन्फ़िगरेशन। और थर्ड वाले केस में दोनों में ही एक एक स्विच है, मतलब थर्ड वाले केस में दोनों में SS कॉन्फ़िगरेशन, तो RR SR डायस्टेरियोमर होगा, SS SR डायस्टेरियोमर होगा, मतलब 2 is डायस्टेरियोमर ऑफ 1 and 3, मतलब ऑप्शन डी वाला पार्ट आराम से आंसर कंसीडर किया जा सकता है लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ऊपर जो 2-3 क्वेश्चन के हिंट दिए थे बोले थे ट्राई करके देखना, उसमें क्वेश्चन नंबर ये पार्ट चारकोल वाला पार्ट एक बार ट्राई करके देखना। इस चीज का अभी हम लोग सॉल्यूशन बनाया नहीं है, नेक्स्ट क्लास में जब स्टीरियोआइसोमर का काउंटिंग बताएंगे तभी तो स्टीरियोआइसोमर काउंट कर पाएंगे। ये सवाल मत पूछा करो, जब बैक बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे तब ये सवाल आएगा, इसको अभी के लिए छोड़ दो और इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखना। अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और एक क्वेश्चन और शायद था ना पर, इस क्वेश्चन का हिंट दिया था, इससे कैलकुलेशन करके देख लेना, PDF में भी ट्रांसफर भी कर देंगे। इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन नहीं किया था मैंने, हिंट दिया था, तरीका बता दिया था, एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना। तो ये दोनों क्वेश्चन को कैलकुलेशन करके देखना। आज के लिए क्लास अभी एंड कर रहे हैं, चलो भाई नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। असाइनमेंट सॉल्व क्या करो, असाइनमेंट में जो भी डाउट है उसको आपस में डिस्कस कर लिया करो, अगर डिस्कस नहीं कर रहे तो ग्रुप में पोस्ट कर दिया करो, लेकिन असाइनमेंट जो भी दे रहे हैं उसको बहुत ही रेगुलरली सॉल्व करो। अगर रेगुलरली सॉल्व नहीं करेंगे तो डाउट सेशन हम लोग बंद कर देंगे, डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं, और असाइनमेंट देना ही बंद कर देंगे। जो लोग करेंगे केवल उन्हीं को देंगे, इस चीज का ध्यान रखना। टाइम की कोई कमी नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। चलो ठीक है, क्लास एंड करते हैं।